बाइनरी स्टार्स, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि दो स्टार्स होते हैं इस तरह का, और इनके सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये दोनों स्टार्स जो है इस तरह से रिवॉल्व करते रहता है। तो इसी के साथ एसोसिएटेड आज का क्वेश्चन है, और आज का जो क्वेश्चन है ये क्रोटोव की किताब एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स से लिया गया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 81 फ्रॉम चैप्टर 1। यहाँ पर देखिए दो बाइनरी स्टार्स इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। यहाँ ये इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सिचुएटेड है, और ये इस तरह के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अराउंड। यानी कि आप कह सकते हैं ये इसका रेडियस होगा, इस सर्कुलर पाथ का ये रेडियस होगा। और ये दूसरा स्टार जो है ये इस तरह के पाथ में, सर्कुलर पाथ में, इसे सेंटर बनाकर सर्कुलर पाथ में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो दोनों का मासेस जो है, ये मासेस दिया हुआ है m1 और m2, उसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसका मास m1 और इसका मास जो है, इसका मास m2 है। और साथ ही साथ कहा गया है कि एंड द सेपरेशन इज l, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज l। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना कि दोनों का रेडियाई जो है, इन दोनों के रेडियाई को कंसीडर करता हूँ। ये इसका रेडियस, लेट अस से दैट इज L1, और ये हो गया इस दूसरे का रेडियस, लेट अस से दैट इज L2। सो L1 एंड L2, तो यहाँ से दोनों का रेडियाई हमें मिल गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि कहा गया है कि दोनों का सेपरेशन जो है ये सेपरेशन L है, तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तारा यहाँ पर है, ये स्टार यहाँ पर है, तो दूसरा स्टार यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो सेंटर्स है, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाते हुए अगर आप जाएं तो उसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास को होना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। हेंस हम यहाँ से कह सकते हैं कि L1 हमारे कंसिडरेशन के हिसाब से और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। हमसे पूछा गया है कि दोनों का रिवोल्यूशन का सर्कुलर ऑर्बिट है, ये यहाँ पर कहा गया है, मे बी इलिप्टिकल ऑर्बिट मोस्टली होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में टू सिंप्लीफाई दिस इसे सर्कुलर ऑर्बिट कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। ओके, टाइम पीरियड मतलब एक बार घूमने में कितना समय लगता है। यहाँ पर टाइम पीरियड डायरेक्टली तो हम पता नहीं कर सकते पहले ही। सबसे पहले हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी पता करना होगा। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी पता कर लेते हैं तो उसके बाद टाइम पीरियड पता करना बहुत आसान होता है। सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है उसके लिए, सिंगल इक्वेशन। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे पता करना है ओमेगा, दैट मीन एंगुलर वेलोसिटी। ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, लेट अस से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेट अस से इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। अब हम लोग इसे इंटर रिलेट कर सकते हैं। इन सब को इंटर रिलेट करके फाइनली हमें क्या पता करना है, टाइम पीरियड के लिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पता करना है। इंटरेस्टिंगली दोनों बराबर होता है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि सेंटर ऑफ मास को इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग जो है, जो लाइन इसे ज्वाइन कर रहा है इन दोनों को, उसी के कहीं पर होना होगा, उसी में कहीं पर होना होगा। यानी ये कुछ ऐसे घूमेगा, एक बार आधा बार चक्कर होगा, ये ऐसे एक बार चक्कर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को वही रहना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट हो नहीं रहा है। तो इसीलिए इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होता है, हेंस एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। ये आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं, और आप इक्वेशन सॉल्व करके भी आप इसे समझ सकते हैं। खैर, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन को ना नेक्स्ट पेज में भेज देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाए। हाँ, बेसिक इक्वेशंस जो है, जो नोन चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर बनाया है, या फिर सिंपली जो हमें दिख रहा है वो हम लिख लेते हैं। पहली बात तो ये, इसे भी मैं एक बार यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं M1 इंटू L1, सेंटर ऑफ मास से M1 मास का डिस्टेंस M1 इंटू L1 और M2 इंटू L2,
ये दोनों बराबर होना होगा इन दोनों को। सो M1 L1 और M2 L2 इन दोनों को बराबर होना होगा। सो ये दो चीज़ें हमारे पास फिलहाल तो है। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ हमें मिलेगा कि यहाँ पर देखें सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें होगा। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, इसे सेंटर की तरफ खींचने वाला एक फोर्स चाहिए होगा। वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फोर्स ध्यान से देखें तो वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कि इस पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स और इस पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इसे ये खींच रहा है और इसे ये खींच रहा है। लेट अस से दैट फोर्स इज F, दैट फोर्स इज F। तो यहाँ पर आप देखें ये जो फोर्सेस है, ये फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा, सेंटर की तरफ इसे खींच रहा, और ये फोर्स इसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए जिम्मेदार होगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस बॉडी में अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम ये कह सकते हैं दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू M1 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू L1। ओमेगा 1 के एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस L1 है और जिसका मास M1 है। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके साथ मास को मल्टीप्लाई कर दे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज L, उस L का स्क्वायर। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, इन द सेम वे हम इसके लिए कह सकते हैं M2 ओमेगा 2 स्क्वायर L2 इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। दोनों एग्जैक्टली सेम है, देखें, यानी ये और ये दोनों बराबर होगा। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ओमेगा 1 या ओमेगा 2 पता करना। यहाँ पर ये भी क्लियर है, आप क्लियरली समझ सकते हैं M1 L1 M2 L2 के बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। यानी आप ओमेगा 1 या ओमेगा 2 कुछ भी पता कर ले, अल्टीमेटली दोनों बराबर होना है, तो वो हमारा टारगेट फुलफिल करेगा। यहाँ से अब अगर आप किसी को भी कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे कंसीडर करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 L1 एंड L स्क्वायर। इन दोनों को इस साइड में भेज दें। ओके, अब देखें यहाँ से आप ये पाएंगे कि हमें चाहिए होगा L1 तो अननोन क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से, ठीक, यहाँ से M1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर L1 अननोन क्वांटिटी है ना, तो उसके लिए उसे नोन क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, L1 को यहाँ से मैं आगे बढ़ते हुए कह सकता हूँ कि अगर मैं L1 को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो मुझे मिलेगा M2 L2 डिवाइडेड बाई M1। अब इस वाले वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा कि दैट थिंग इज इक्वल टू L1 की जगह पे मैं वो लिख दूँ M2 L2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस
L2 इज इक्वल टू L, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ L2 M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू L। यहाँ से L2 कॉमन ले लिया, M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस 1, सो इसीलिए ये फॉर्म इसने ले लिया। अब इन द सेम वे अगर आप इसका उल्टा कंसिडर करते, यहाँ L2 के लिए फंक्शन बनाते और उसे सब्सटीट्यूट करते, तो यहाँ सिमिट्री से ये क्लियरली दिख रहा है, ये एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ सिमिट्री से ये क्लियरली दिख रहा है। पहले तो मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार कि L2 इज इक्वल टू M1 L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यहीं से आया ये, यहीं से मैं यहाँ सिमेट्री से ये कह सकता हूँ कि L1 सिमिलर इक्वेशन मिलेगा इज इक्वल टू M1 के जगह M2 L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर L1 को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इस वैल्यू से, तो देखिए यहाँ पर सारे गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ये M2 है ना, M1 प्लस M2 सारे गिवन क्वांटिटीज़ हैं, तो इस तरह से ये सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा यहाँ पर। सो G M2 एंड L1 के जगह पे M2L और ये L स्क्वायर, यहाँ से M2 और M2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, सो यहाँ से M1 प्लस M2। सो दैट इज G M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय L क्यूब। ये हमें क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर। यानी हम अगर ओमेगा 1 या फिर वो ओमेगा 2 भी उतना ही आएगा, सारे कैलकुलेशन आप करें सिमेट्रिकली आप देखें तो इस चीज़ से पहले ही हम लोग बात कर लिए हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होगा, फिर भी सिमेट्रिकली भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ओमेगा 2 के जगह यहाँ L2 आएगा और L2 को अगर इस तरह से हम सब्सटीट्यूट करें इन द सेम वे, यहाँ पर ये कैंसलेशन हो जाएगा, M1 कैंसिल होगा वहाँ पर और यहाँ पर M1 प्लस M2 ही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू इसका अंडर रूट, तो यहाँ से L स्क्वायर बाहर कर दे तो 1/L हो गया और ये G M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय L। तो ये हमें ओमेगा मिला एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा, ये हम डिफाइन कर देते हैं, दोनों बराबर हैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। अब अगर टाइम पीरियड पता करना है तो ऑब्वियसली दोनों का टाइम पीरियड भी बराबर होगा। अब टाइम पीरियड के साथ ओमेगा का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? कितने समय में एक रिवोल्यूशन हुआ, यानी इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है एक सेकंड में कितना एंगल वो सबटेंड करता है, कितना रेडियन, हम मेजरमेंट रेडियन में करते हैं, कितना रेडियन वो एंगल सबटेंड कर रहा है। और 2 पाई रेडियन में एक पूरा सर्कल होता है, तो आप थोड़ा मोड़ा हिसाब लगाएं तो आप समझ जाएंगे वाई इट इज़ सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमें मिलेगा यहाँ से कि टाइम पीरियड is equal to 2 pi over omega, that mean 2 pi divided by this thing, तो ये बन जाएगा 2 pi, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर L न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल इसका लेना होगा। सो L डिवाइडेड बाय G M1 प्लस M2। सो क्रूटोव क्वेश्चंस का सल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसका जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे।